तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जियोग्राफी के मॉडल पेपर सेट 5 को सॉल्व करेंगे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 4 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। साथ ही साथ हिस्ट्री के पूरे 5 मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उन सभी के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे विजिट करिए। वहां पे आर्ट्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के सॉल्यूशन आपको वहां से मिल जाएगा। साथ ही साथ नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक तो हम दे ही देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं बच्चों। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपका और भी जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी का सॉल्यूशन के साथ साथ हम प्रयास करेंगे कि आपको चैप्टर बेस्ड MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाए बच्चों, ताकि आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो और आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, ये परिभाषा है, यह किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रेट जल के द्वारा। किसके द्वारा? रेट जल के द्वारा। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। उसके बाद है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? अगर आपने पिछला मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को देखा होगा बच्चों, तो उसने हमने बताया हुआ था कि विश्व की सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है। उसके बाद सेकंड का भी हम लोगों ने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भारत। और प्रथम नंबर पर कौन आते हैं? हमारे चीन। हमारा चीन नहीं, दुश्मन चीन। ठीक ना, दुश्मन चीन आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर हम भारत लोग आते हैं। ठीक ना, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है, देखिएगा, भारत की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनसंख्या के अनुसार? 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़ थी। वर्तमान में भी कितनी हो सकती है? 140 करोड़ के आसपास हमारी भारत की जनसंख्या है। उसके बाद है, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का थॉमसन माल्थस ने। किसने? थॉमसन माल्थस ने कहा था ये कथन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल मतलब हो गया, मतलब कम जनसंख्या वाला, कम जनसंख्या वाला। और सघन मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा, डेंस उसका ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब सघन क्षेत्र है, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ये बार बार ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। अगर आपने पीछे मॉडल पेपर को भी सोल्यूशन किया होगा तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर का शैक्षणिक सुविधाएं हैं। इसको आपको क्लियर कर लेना बच्चों। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस वायु वर्ग के लोग क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं? तो क्रियाशील का काम कब करते हैं? कब करते हैं? देखिएगा, 15 से 59 तक के लोगों के लिए, 15 से 59 वर्ष के लोगों के लिए क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं बच्चों। इसी उम्र में लोग ज्यादा काम करते हैं। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर काम करेंगे तो उस पर क्या हो सकता है? उसको जेल भी भेजा जा सकता है, जो काम करवाएगा बच्चे का नहीं। उसके बाद 59 से क्या होता है? रिटायर मारा जाता है। 59 से 60 हो गया तो आप कोई भी नौकरी में है तो रिटायर कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। 8 नंबर का प्रश्न है बच्चों, भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष की वायु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 7 वर्ष। 7 वर्ष के बच्चों को ही शामिल किया जाए कि वो पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा। साक्षरता दर क्या मतलब होता है? कि हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है, निम्नलिखित में से एक प्रश्न छूट गया क्या? 8 नंबर का। हाँ, देखिए, भारत में साक्षरता हो गया ना। 9 नंबर का आपका प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का लेटेविया। लेटेविया एक देश है जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। वहां पे 1000 पुरुषों में, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा वहीं पे है। ठीक ना। उसके बाद है, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। किसके द्वारा? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। देखिए, आप लोग सोचे होंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑप्शन क्यों दे दिया गया है, तो मैं बता देना चाहूंगा बच्चों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ना हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, वो बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे। जब भारत के पास मात्र 10 दिन का पैसा बचा हुआ था खाने पीने को लेकर के, 10 दिन का, तब ये वित्त मंत्री बने और इन्होंने इतना ऊंचाई तक हमारे भारत को ले आए थे, इतना ऊंचाई तक जो कहना नहीं। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अभी तक के इतिहास में
भारत के अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आप लोग हंसिएगा मत, ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे प्रधानमंत्री के साथ साथ। क्लियर है? 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्लियर है यहां तक? 12 नंबर का प्रश्न बच्चों, विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधारिक माप घोषित किया गया है? तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? भूटान के द्वारा, हमारे पड़ोसी देश भूटान के द्वारा। देखिए बच्चों, इसमें से अगर कोई भी प्रश्न हमें जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक भी हो जाता है तो उसका राइट आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक ना? तो आप लोग बताइएगा मत, कोई भी अगर गलत हो जाता है तो ज्यादा कमेंट नहीं, सर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार देख लेना है। वैसे तो गलती होने की संभावना बहुत ही 0% है, लेकिन बाय चांस अगर कोई भी गलती हो गई जल्दी जल्दी में, ठीक ना, भगवान से गलती होती तो मानव क्या हो, ठीक ना? तो देखिएगा आपका 14 नंबर का प्रश्न बच्चों, 13 नंबर का, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 13 नंबर का आपका राइट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 131वां स्थान था बच्चों, 131वां स्थान था। उसके बाद है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कौन आ जाएगा? बोले ना, खनन, जो मतलब जो जमीन से जुड़ा हो, जो जमीन से जुड़ा हो, प्राथमिक क्रिया के, कृषि हो गया, जितने भी हो गए, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और उद्योग, जैसे कि उद्योग द्वितीय क्रिया के अंतर्गत उद्योग आता है। और बैंकिंग और ये सेवा, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, आदिकालीन कृषि निर्वाह एक और देश था, उसमें कौन सा नाम से जाना, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये सभी आपको याद कर लेना। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। उससे पहले कुछ और था, कौन सा, रूस में कौन से नाम से जाना जाता है, इस तरह से कुछ प्रश्न था, तो उसमें मिल्पा राइट आंसर होता। पिछला मॉडल पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको जरूर पता चलेगा, ठीक ना? उसके बाद है, कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन सी? रोपण कृषि प्रणाली। ऑप्शन नंबर 16 का इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए, ये पिछला मॉडल प्रश्न पत्र में भी था, सारा रिपीटेड होने लगा। आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र को क्लियर करके ज्यादा से ज्यादा गेस्ट पेपर का प्रैक्टिस करें, और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, वहां से किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे। लेकिन जिस चैप्टर आपका जो सिलेबस में, उसी को देखना है बच्चों, जो सिलेबस में आपका उसी को देखना है। तो बेहतर यही रहेगा, अभी जो मॉडल पेपर निकलने के बाद जो गेस्ट पेपर निकला है बच्चों, मॉडल पेपर निकलने के बाद जो गेस्ट पेपर निकला है उसी को आप खरीदें बच्चों, ज्यादा बेहतर यही होगा। जो मॉडल पेपर से आने से पहले जो गेस्ट पेपर आ गए थे उसको ना खरीदें, क्योंकि वो मॉडल पेपर के बेस पर आपका गेस्ट पेपर नहीं है। उसके बाद जो गेस्ट पेपर आ रहे हैं, जैसे कि शर्मा गेस्ट आ गया होगा, तो आप उसको जरूर से जरूर खरीद लेंगे। समुद्रन आ गया होगा, उसको जरूर से जरूर खरीद लेंगे, ठीक ना? अच्छा, कौन सा गेस्ट पेपर आपको खरीदना चाहिए, उस पर एक वीडियो हम जरूर से जरूर बनाएंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है क्या बनाना चाहिए कि नहीं। देखिएगा, अंगूर क्या कृषि किस क्षेत्र में होती है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर का भूमध्य सागर। पिछला मॉडल प्रश्न पत्र में यह भी प्रश्न था, कौन सा देश पुष्प उत्पादन के विशिष्टीकरण रखता है? तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। कौन सा देश? नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। उसके बाद है बच्चों, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ यानी कि रूस में किस नाम से जाना जाता है? कौन से कृषि को कौन से देश में नाम से जाना जाता है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना है बच्चों। इसे देखिए, प्रत्येक मॉडल प्रश्न पत्र में 3 से 4 प्रश्न रहते हैं बच्चों। तो आपका राइट आंसर 19 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का कोल खोज के नाम से जाना जाता है रूस में। कौन सा कृषि? सामूहिक कृषि को। उसके बाद है, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? क्या है? रोपण फसल नहीं। ये भी प्रश्न आपका बार बार रिपीट कर रहा है बच्चों। उसमें क्या था? रोपण फसल है, इसमें क्या है? रोपण फसल नहीं है। तो 21 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। इसी तरह का प्रश्न आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक एकल कृषि नहीं है? तो आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, एकल कृषि का उदाहरण नहीं है बच्चों। क्लियर है यहां तक? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मशीन से बनाना विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है। यानी कि फिर से, जैसे विनिर्माण किसको कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है बच्चों। मान के चलिए कोई भी गन्ना, फिर अधिक से अधिक बार हम गन्ना के एग्जांपल इसलिए देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों, ठीक ना? छोड़िए, अच्छा गन्ना का एग्जांपल नहीं, चावल का एग्जांपल। चावल को हम खेत में क्या करते हैं?
उगाते हैं बच्चों, उसको फिर काटते हैं। चावल को हम क्या करते हैं, उगाते हैं, उसके बाद कहाँ ले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं फैक्ट्री में। कहाँ ले जाते हैं, फैक्ट्री में चावल बनाने के लिए। तो घर में मशीन के द्वारा बनाया जाता है ना, उसको छटाई की जाती है, तो वही आ जाएगी विनिर्माण में, पुनः उसका निर्माण किया जा रहा है। क्लियर है, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद है, किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा स्वच्छंद, स्वच्छंद उद्योग। ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है। लोह उद्योग तो काफी कार्बन का यूज करते हैं, काफी कार्बन उन लोग फैलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि काफी ज्यादा कोयला में इसका कोयला का उद्योग होता है। इसमें भी मशीन का उपयोग होता है, तो काफी होता है। और इस सूती वस्त्र में भी काफी काफी प्रदूषण फैलाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद है 25 नंबर का प्रश्न बच्चों, कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। कौन सा उद्योग, तो इसका नाम विरुद्ध, ये तो होगा ही नहीं। लघु उद्योग, ये थोड़ा सा हमको डाउट है, इस पे आप लोग देख लीजिएगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, कुटीर उद्योग भी हो सकता है और लघु उद्योग भी हो सकता है। तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान देके बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद है, जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक मॉडल प्रश्न पत्र में जर्मनी का रूर क्षेत्र से प्रश्न आ रहे हैं बच्चों। किस लिए, वे कोयले के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, कोयले के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी का रूर क्षेत्र। क्योंकि देखिए, भारत का रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है, झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड में बहुत ज्यादा कोयला पाया जाता है और वहां पे भी बहुत ज्यादा कोयला पाया जाता है, जर्मनी में भी। क्लियर है आप लोग यहां तक। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न आया हुआ है आपका। तो इसका क्या हो जाएगा, पूंजीवादी। क्या हो जाएगा, पूंजीवादी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग ये सम्मिलित नहीं है बच्चों। थोड़ा हमको भी डाउट है इस पे। 28 नंबर में आप लोग एक बार थोड़ा देख लेना है इसको भाई। गलत आंसर नहीं बताऊंगा आपको, जो जानता हूं वही बताऊंगा। गलत इसको इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। 29 का कुटीर उद्योग, या तो आधारभूत उद्योग भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से छोड़िए, ये आप ऑप्शन नंबर ग इज राइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग इज राइट होना, हाँ यही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर है, आधारभूत उद्योग। क्योंकि आधारभूत उद्योग कह सकते हैं, उसी से हम पूरा उद्योग चलता है, दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्माण करता है, इसलिए आधारभूत उद्योग होगा। देखिए, उसके बाद फिर से आधारभूत उद्योग से आपका प्रश्न है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। तो 27 नंबर का 30 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि सभी से इसी का। किस क्षेत्र को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को, पीटर्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क इज राइट आंसर। पीटर्सबर्ग कहाँ है, पीटर्सबर्ग कहाँ है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा देश में पीटर्सबर्ग है। इस भारत में तो नहीं है, लेकिन कौन से देश में आपको खोज के लिखना है बच्चों। निम्नलिखित में से किस फसल से है। देखिए, पंपास, पेरी, वेल्ड, ये सब जितना भी घास के मैदान है ना, इस सभी को आपको याद कर लेना है, कौन से उत्तरी अमेरिका में, कौन से दक्षिणी अमेरिका में, और इसमें कौन से फसल के लिए संबंधित है, ये सभी आपको याद कर लेना बच्चों। इससे प्रत्येक बार मॉडल प्रश्न पत्र में प्रश्न देखे जा रहे हैं। लास्ट इज है, इसीलिए एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कौन से प्रश्न आ रहे हैं। 5 मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करने के बाद पता चल जाता है, ठीक ना। मॉडल का अर्थ ये होता है कि इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, यही प्रश्न आएंगे, ये गारंटी नहीं है, लेकिन इससे तो प्रत्येक बार देखा जा रहा है कि 40 से 50% इससे तो आपके आने वाले हैं, पूरे 500 से 40 से 50। उसके बाद देखिए, प्रश्न है आपका पंपास क्षेत्र का 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा, गेहूं इज राइट आंसर। उसके बाद है, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक और गैर कृषि कार्य का संलग्न होते हैं। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%। कितनी, 75% इज राइट आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पे भारत में कौन सा सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है, वो आपको मॉडल पेपर शीट 3 में दिया गया था। क्या था उसमें, प्रयागराज सांस्कृतिक नगर का उदाहरण था, लेकिन यहाँ पे इसमें एक भी नगर नहीं दिया हुआ है जो भी भारत में है भाई, समझे ना। तो भारत में इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर, जेरूसलम। जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है, और भारत का प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। उसका 35 नंबर का प्रश्न है, इथियोपिया की राजधानी अदीस है, कहाँ है, अदीस है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, अदीस है। अदीस अबाब का अर्थ क्या है। राजधानी अदीस अबाब का अर्थ जो उसकी राजधानी कहाँ है, अदीस अबाब है, जिसका अर्थ क्या है सो आपको पूछा जा रहा है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा एक नया पुष्प इसका अर्थ होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो। टोक्यो कौन सा देश की राजधानी है, ब्राजील की राजधानी टोक्यो है, जहां पे इस बार टोक्यो ओलंपिक आपने देखा होगा,
टोक्यो ओलंपिक 2020 2021 में हुआ, लेकिन 20 का एक शेड्यूल ओलंपिक था, इसलिए टोक्यो ओलंपिक 2020 लिखा गया था। तो ये कहाँ पे है? जापान की राजधानी है। क्लियर है? यूनानी शब्द में मोगोपोलिस का अर्थ क्या है, क्या होता है? तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर का विशाल नगर, मोगलोपोलिस। ठीक ना? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में गलती हो रहा है। आप लोग थोड़ा कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमसे बोला नहीं जाता है, तो एक वर्ड ये भी है, तो आप लोग उस पर ध्यान कम दीजिएगा और आप लोग इसका आंसर पे ज्यादा क्लियर करना है। ठीक ना? उसके बाद है सन्नागर शब्दावली का अर्थ सर्वप्रथम किसने किया था? सन्नागर का शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर ख, पैट्रिक गेडिज ने। किसने? पैट्रिक गेडिज ने। क्लियर है भाई? बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। साइंस वालों का भी मॉडल पेपर बनाना, उसका भी सोल्यूशन करते हैं, आर्ट्स वालों का और क्लास 10th वालों का भी, इसलिए थोड़ा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है और थोड़ा गला ज्यादा मतलब दर्द करता है। और ऑफलाइन भी क्लासें बहुत, लगभग 2 से 3 बैच ऑफलाइन क्लासेस से भी है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों के मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया। क्लियर है? 40 का मिलियन सिटी कितनी जनसंख्या होती है? मिलियन सिटी किसको कहते हैं? देखिए 1 मिलियन व्यू चल गया, 2 मिलियन चल गया, तो 1 मिलियन में कितना होता है बच्चों? 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख होता है बच्चों, 10 लाख होता है। अरे 1 बिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन में आप लोग बताइएगा 1 बिलियन में कितना होता है? चलिए बता देता हूं मैं भी। 100 करोड़ होता है बच्चों। कितना होता है? 100 करोड़ होता है। 100 करोड़, 100 करोड़ को क्या कहेंगे? 1 बिलियन कहेंगे बच्चों। 100 करोड़। ठीक ना? यहाँ पे लिख देते हैं 100 करोड़ को 1 बिलियन कहते हैं। तो ये क्या कहेंगे? 10 लाख से अधिक जिसकी जनसंख्या रहेगी उसे मिलियन सिटी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल प्रैक्टिस करना चाहेंगे। मॉडल प्रश्न के आधार पर आप लोग को डेली प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कोशिश हमारी यही रहेगी। देखिए 11 का भी मॉडल प्रश्न पत्र को भी सोल्व करते हैं और उसके बाद आप लोग को भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते तो देखिए जेक रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होती है आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाती है बच्चों। साथ ही साथ हम देखिए बहुत बार क्या होता है 3 वीडियो से अगर हम ज्यादा अपलोड करते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर के पास क्या होता है? उसकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती। 3 से ज्यादा अगर हम अपलोड करते हैं 3 तक ही वो क्या करता है? नोटिफिकेशन पहुंचाता है। तो क्या करते हैं हम वीडियो को वहां टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं, वहां से आपको जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के, या तो पीडीएफ भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।